आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शहाना खान। सबसे पहले आप सभी को हेडलाइंस 24 की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली बॉर्डर पर हो अंतिम संस्कार, सुसाइड नोट में आखिरी इच्छा बता एक किसान ने की आत्महत्या। भारत में कोविड वैक्सीन का इंतजार, सभी राज्यों ने शुरू किया ड्राई रन। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन, पीएम मोदी और राहुल गांधी ने जताया शोक। उत्तर प्रदेश में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के 2 मरीज। भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक दूसरे को सौंपी और परमाणु संकट पर ईरान ने कहा वो यूरेनियम संवर्धन तेज करेगा। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। कड़ाके की ठंड में भी किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए डटे हुए हैं। इस बीच दिल्ली बॉर्डर पर एक और किसान ने आत्महत्या कर ली है। शनिवार को गाजियाबाद के यूपी गेट पर एक किसान ने शौचालय में सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने वाले किसान का नाम कश्मीर सिंह था और वो 75 साल के थे। सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा का जिक्र किया है। मृतक किसान उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के बिलासपुर का रहने वाला है। उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा है। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है, मेरा अंतिम संस्कार मेरे पोते के हाथों यहीं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर होना चाहिए। किसान यूनियन ने कहा है कि उनका परिवार, बेटा और पोता यही आंदोलन में लगातार सेवा कर रहे हैं। सुसाइड नोट अब पुलिस के कब्जे में है। अपनी आत्महत्या का जिम्मेदार उन्होंने इस सरकार को बताया है। सुसाइड नोट में लिखा है कि आखिर हम कब तक यहाँ सर्दी में बैठे रहेंगे। यह सरकार सुन नहीं रही है और इसलिए अपनी जान देकर जा रहा हूँ ताकि कोई हल निकल सके। गाजियाबाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। किसान आंदोलन के दौरान कई किसानों की मौत हुई है। कोरोना वायरस से जुड़ी कई तैयारियों को परखने और लॉजिस्टिक्स एवं ट्रेनिंग में खामियों की जांच करने के लिए आज सभी राज्यों ने ड्राई रन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जमीनी स्तर पर कोविन सुविधा पर भी परीक्षण किया जा रहा है। टीकाकरण अभियान को शुरू करने में और उसमें तेजी लाने के लिए कोविन को तैयार किया गया है, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सरकार की ओर से नियुक्त पैनल द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया निर्मित ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने की सिफारिश करने के एक दिन बाद ये देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसे मंजूरी के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा। केंद्र ने कहा कि 2 जनवरी को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कोविड-19 टीकाकरण का ड्राई रन किया जाएगा, जिससे कि अभियान में आने वाली चुनौतियों की पहचान की जा सके और योजना तथा क्रियान्वयन के बीच की कड़ियों को परखा जा सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बूटा सिंह का शनिवार को निधन हो गया। वो 86 साल के थे। बूटा सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं ने शोक जताया है। बूटा सिंह को पिछले साल ब्रेन हैमरेज के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था और वो पिछले साल अक्टूबर से कोमा में थे। उनके परिवार ने बताया कि बूटा सिंह का शनिवार सुबह 5:30 बजे एम्स में निधन हो गया। लंदन से हाल ही में यूपी लौटे 1655 लोगों में से 2 को कोरोना का नया वायरस मिला है, जिसे लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। इसमें एक मेरठ में और एक नोएडा का मामला है। नए वायरस के खतरे के मद्देनजर दोनों जगह उनके इलाकों को हॉटस्पॉट बनाकर सील कर दिया गया है और वहां रहने वाले हर शख्स का टेस्ट किया जा रहा है। पुलिस ने भी इसे लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया है। मेरठ के टीपी नगर को कोविड हॉटस्पॉट बना दिया गया है। इस कॉलोनी में लंदन से आई एक बच्ची में कोरोना के नए वायरस मिले हैं। हालांकि बच्ची तो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन कॉलोनी में मुकम्मल बंद है। किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। नए वायरस से यूपी में स्वास्थ्य विभाग में चिंता फैल गई है। प्रदेश भर में ठंड के प्रकोप को देखते हुए स्वयंसेवी संस्थाएं एवं राजनीतिक पार्टियां लगातार जरूरतमंद और गरीबों को गर्म कपड़ों का वितरण कर रही हैं। बहराइच जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहराइच के गांव फरदा सुमेरपुर गांव में कांग्रेस जिला महामंत्री डॉक्टर मोहम्मद इमरान, गोपीनाथ, फजल खान, दाजिंद्र सिंह एवं खालिद हाशमी ने कंबल वितरण किए। लखनऊ में एसएन फाउंडेशन की तरफ से नए साल के उपलक्ष्य में गर्म कपड़े और भोजन वितरण का कार्य किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद मिसबा और उनके साथी चारू, मुमताज, श्वेब, फैजान, रेहान, पारुल, दीपिका, ज्योति, श्रद्धा आदि ने भाग लिया। बीसीसीआई अध्यक्ष और भारतीय पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को बेचैनी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांगुली कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल के अधिकारी ने कहा है कि गांगुली की हालत अब स्थिर है और उन्हें निजी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। वो 48 बरस के हैं। शुक्रवार शाम वर्कआउट सत्र के बाद उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की थी और आज दोपहर दोबारा ऐसी समस्या के बाद परिवार के सदस्य उन्हें अस्पताल ले गए।
अधिकारी ने कहा है कि अब उनकी हालत स्थिर है। हम देख रहे हैं कि ये दर्द दिल से जुड़ी किसी समस्या के कारण है या नहीं। उनके कई परीक्षण होंगे। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर गांगुली के जल्द ठीक होने की कामना की है। अमेरिका के 2015 परमाणु समझौते से अलग होने के बाद से ही ईरान ने यूरेनियम संवर्धन तेज कर दिया था। परमाणु मामलों पर नजर रखने वाले संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि ईरान परमाणु संवर्धन को 20% शुद्धता तक बढ़ाने जा रहा है। ये ईरान का अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते का अब तक का सबसे बड़ा उल्लंघन होगा। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक शुद्ध करना होता है, लेकिन साल 2015 में हुए परमाणु समझौते के तहत ईरान सिर्फ 4% शुद्धता तक ही यूरेनियम को संवर्धित कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर करते हुए ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके बाद से ही ईरान ने समझौते का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था। हालांकि अमेरिका के समझौता तोड़ने के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस ने समझौते को बरकरार रखने की उम्मीद जाहिर की थी। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। पाकिस्तान और भारत ने शुक्रवार को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक दूसरे को सौंपी। दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय समझौते के तहत हर साल ऐसा किया जाता है। इसका उद्देश्य उन्हें एक दूसरे के परमाणु संस्थानों पर हमले करने से रोकना है। पाक विदेश मंत्रालय ने यहां एक बयान जारी कर कहा कि इस सूची का आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठान और संस्थानों पर हमलों के निषेध पर समझौते की धारा 2 के मुताबिक किया गया है। इस समझौते पर 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठानों और संस्थानों से संबंधित सूची विदेश मंत्रालय के भारतीय उच्चायोग के एक प्रतिनिधि को आज पूर्वाह्न 11 बजे आधिकारिक तौर पर सौंपी गई। बयान में कहा गया है कि नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत के परमाणु प्रतिष्ठानों और संस्थानों से संबंधित सूची पाकिस्तान उच्चायोग के एक प्रतिनिधि को पूर्वाह्न 11:30 पर सौंप दी। इस समझौते में ये प्रावधान है कि दोनों देश प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और संस्थानों के बारे में एक दूसरे को जानकारी देंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद तनाव के बावजूद दोनों देशों ने एक दूसरे को यह जानकारी मुहैया कराई है। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए हेडलाइंस 24।